हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे सितंबर महीने के फर्स्ट वीक की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग 1 से लेकर के 7 सितंबर के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू के रूप में कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और बिल्कुल एग्जाम लेवल के हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना है। फिर सितंबर के फर्स्ट वीक से हर एक क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कवर कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हर बार की तरह हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से ट्राई करना है, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो भारत का रेलवे बोर्ड है उसकी पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बन गई है। तो इससे पहले जो भी अध्यक्ष थे रेलवे बोर्ड के वो सभी पुरुष थे, पहली बार किसी महिला को बनाया गया है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। तो जया वर्मा सिन्हा जो है वो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बन गई है। इससे पहले थे अनिल कुमार लाहौटी, लेकिन अब उनकी जगह पर जया वर्मा सिन्हा को अपॉइंट किया गया है। देन इसके बाद ये क्वेश्चन भी अपॉइंटमेंट से है। 1 सितंबर को प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है। तो पीआईबी के नए डायरेक्टर जनरल हाल ही में बन गए हैं मनीष देसाई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मनीष देसाई से पहले राजेश मल्होत्रा पीआईबी के डायरेक्टर जनरल थे, लेकिन अब इनकी जगह पर मनीष देसाई को अपॉइंट किया गया है। फिर इसी तरीके से ये एक और अपॉइंटमेंट है। 1 सितंबर को खान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत का जो खान मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, उसके नए सेक्रेटरी हाल ही में बन गए हैं वीएल कांता राव। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सिंपली आपको याद रखना है खान मंत्रालय के सेक्रेटरी हाल ही में बने हैं वीएल कांता राव। इसमें आपको और कुछ भी नहीं पूछा जाता है। फिर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर क्या है। तो मूडीज जो संस्था है ये अमेरिका की एक प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और इसके मुताबिक 2023 के अंदर भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट होने वाली है, भारत की जो अनुमानित विकास दर होने वाली है वो होगी 6.7%। 6.7%। पहले इसने अनुमान दिया था 5.5% का, लेकिन अब इन्होंने अपने अनुमान को बढ़ा करके 6.7% कर दिया है। और भारत के जो सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई का अनुमान है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होने वाली है 6.5%। तो ये आपको नहीं भूलना है। अगस्त महीने की मंथली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। अगस्त की मंथली वीडियो मैंने डाल दी है, अगर आपने उसको नहीं देखा अभी तक तो उसको जरूर देखें। तो अगला सवाल देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा कौन से शहर के अंदर स्थापित की गई है। तो हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की स्टैचू स्थापित की गई है भारत में, और ये नई दिल्ली के अंदर जो भारत मंडपम बनाया गया है, भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर, उसी के जस्ट सामने स्थापित की गई है। यहाँ पर आप इसको फोटो में देख सकते हैं। तो ये जो दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा है, इसकी ऊंचाई है 28 फीट और इसका वजन है 20 टन। साथ ही आपको बता दूं कि इसको अष्ट धातु से बनाया गया है। यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसको किसने बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके मूर्तिकार हैं राधा कृष्णन सतपति और उनकी टीम। राधा कृष्णन सतपति और उनकी टीम ने तमिलनाडु के तंजावुर के अंदर इसको तैयार किया था, इस मूर्ति को, और फिर वहां से इसको एक विशेष कॉरिडोर के जरिए ला करके दिल्ली में भारत मंडपम के सामने स्थापित किया गया है। तो ये पूरी दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा है। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर? दिल्ली। आपको पता होगा हाल ही में इसी भारत मंडपम के अंदर इस बार का G20 के नेताओं का सम्मेलन भी 9 और 10 सितंबर को हुआ था। उस पर मैंने अलग से वीडियो भी पूरा बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? नेशनल टीचर्स डे। तो ये टीचर्स के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए हर साल भारत में 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है, क्योंकि 5 सितंबर को भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका जन्मदिन होता है। तो उनके जन्मदिन को ही भारत में नेशनल टीचर्स डे के रूप में 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर अगला सवाल है, निम्न में से कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो भारत में जिन भी टीचर्स ने अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है उनको सम्मानित करने के लिए ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए जाते हैं हर साल। जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है भारत में, उसी दिन ये हर साल पुरस्कार दिया जाता है।
तो इस बार टोटल 75 टीचर्स को ये सम्मान दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये सम्मान हाल ही में टीचर्स को प्रदान किया है। एक बात यहाँ पर आपको बता दूं, इन 75 टीचर्स में से 50 तो स्कूली शिक्षक हैं। स्कूली शिक्षकों में से 50 टीचर्स को चुना गया है। इसके अलावा भारत के उच्च शिक्षा विभाग से टोटल 13 टीचर्स को चुना गया है हायर एजुकेशन से, और 12 टीचर्स को यहाँ पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से चुना गया है, जो कि भारत में स्किल ट्रेनिंग के लिए बच्चों को स्किल ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरीके से टोटल इस बार 75 शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया गया है। पहले सिर्फ स्कूली शिक्षकों को ही दिया जाता था, लेकिन इस बार ये 2 नई ऐड करके इसमें विस्तार किया गया है, यानी कि भारत के उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों को भी और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत जो शिक्षक आते हैं उनको भी ये सम्मान इस बार दिया गया है। 1 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किसने किया है? तो मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है, ये आपको पता होगा हाल ही में भारत के शहीद वीर जवानों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए चलाया गया था। तो मेरी माटी मेरा देश जो अभियान है, इसी के अंतर्गत एक अमृत कलश यात्रा हाल ही में शुरू की गई है। अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया है भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो दिल्ली से इन्होंने इस अमृत कलश यात्रा को शुरू किया। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब इसमें होगा क्या, इसके तहत पूरे देश भर से, पूरे देश के गांव-गांव से यहाँ पर मिट्टी लाई जाएगी और उसको दिल्ली के अंदर एक अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा और उसमें इस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके लिए पूरे देश से 7500 कलश, इन सभी कलश में भर करके जो मिट्टी है वो दिल्ली में अमृत वाटिका में ला करके उसको रखा जाएगा। यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो अमृत कलश यात्रा है, ये 1 सितंबर को शुरू हुई है, जैसे कि क्वेश्चन में ही लिखा है, और ये 31 अक्टूबर तक चलेगा। 1 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण दिन होता है, राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन होता है। तो उस दिन क्या होगा, पीएम नरेंद्र मोदी इस अमृत वाटिका में पहुंचेंगे दिल्ली में जो है, और यहीं पर इन 7500 कलश से जो लाई गई मिट्टी है पूरे देश भर से, उसको यहाँ पर पीएम मोदी के द्वारा ही इस अमृत वाटिका में रखा जाएगा। और इनमें साथ में आपको बता दूं कि धान भी लाए जाएंगे पूरे देश भर से। तो धान के जो बीज हैं उनको यहाँ पर अमृत वाटिका में रोपा जाएगा। तो एक तरीके से ये जो अमृत कलश यात्रा है, ये एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में इसको लॉन्च किया है। हाल ही में एन वलारमथी का निधन हो गया है, उनके बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो एन वलारमथी ये कौन थी? यहाँ पर आप इनको देख भी सकते हैं फोटो में। तो ये एक प्रसिद्ध लेखिका थी, ये गलत है। ये एक प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ थी, ये भी गलत है। ये एक प्रसिद्ध इसरो वैज्ञानिक थी और यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ये एक अंतरिक्ष यात्री नहीं थी और ना ही ये अंतरिक्ष में गई थी। तो ये एक इसरो की वैज्ञानिक थी। और जो काउंटडाउन होता है, जब कोई मिशन लॉन्च किया जाता है इसरो के द्वारा, तो उसमें जो काउंटडाउन आता है, वो काउंटडाउन की आवाज़ ये देने के लिए मशहूर थी और हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। जो भारत का चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को, तो उसमें भी काउंटडाउन में इन्हीं की आवाज़ थी, लेकिन हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। फिर ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंपनी को 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक नामित किया गया है। तो 19वें एशियन गेम्स जो हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसका मेज़बान कौन सा कंट्री है। तो चाइना है। चीन के हंगझाऊ शहर के अंदर ये 23 सितंबर को शुरू हो चुके हैं और 8 अक्टूबर तक ये गेम चलने वाले हैं। तो इसमें जो भारतीय दल गया है, उसके आधिकारिक प्रायोजक के रूप में हाल ही में नामित किया गया है अमूल कंपनी को। अमूल आप जानते हैं दूध की एक सहकारी संस्था है, जो कि भारत के गुजरात राज्य के आनंद में बेस्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमूल को बनाया गया है ऑफिशियल स्पॉन्सर फॉर इंडियन कंटीजेंट एट 19th एशियन गेम्स। अब मैं आपको इस बार के एशियन गेम्स के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये गेम्स शुरू हो चुके हैं, तो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका 19वां संस्करण है एशियन गेम्स का, और ये 2022 में ही होना था, लेकिन कोविड-19 के चलते ये तब नहीं हो पाया था और अभी इसको 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया जा रहा है। तो इसका मेज़बान कौन सा है? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट आपसे यही पूछेंगे। तो हंगझाऊ, जो कि चीन का एक शहर है, वो इसका मेज़बान है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो एशियन गेम्स होते हैं, ये एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, यानी कि यहाँ पर कई सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं।
तो इस बार के एशियन गेम्स में टोटल 40 स्पोर्ट्स शामिल किए गए हैं। मोटो यानी कि आदर्श वाक्य की बात करें तो इस बार के एशियन गेम्स का आदर्श वाक्य है हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। मैस्कट यानी कि शुभंकर की बात की जाए तो इस बार के एशियाई खेलों का शुभंकर ये 3 हैं। यहाँ पर आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। ये सभी रोबोटिक कैरेक्टर्स हैं, कॉन्ग, लियान लियन और चैन चैन। 16 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक G20 फिल्म महोत्सव कौन से शहर के अंदर आयोजित किया गया है? तो G20 देशों के बीच में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में G20 फिल्म महोत्सव का भी आयोजन किया गया था, जहां पर G20 कंट्रीज की ही जो फिल्में हैं वो दिखाई गई। तो ये G20 फिल्म महोत्सव कहाँ पर हुआ था? ये आयोजित किया गया था भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो G20 फेस्टिवल है इसमें जो ओपनिंग फिल्म दिखाई गई थी उसके बारे में आपको जरूर याद रखना है, वो थी पाथेर पांचाली। भारत के मशहूर फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की ये फिल्म है पाथेर पांचाली, जिसको ओपनिंग फिल्म के रूप में यानी कि यहाँ पर पहली फिल्म यही दिखाई गई। फिर ये क्वेश्चन बैंकिंग से है और ये सरकार के एक्चुअल आंकड़े पर बेस्ड है। यहाँ पर कोई अनुमान नहीं है, बल्कि इसमें बताया गया है कि पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही है। तो वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने % रही? तो फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि अप्रैल से लेकर के जून के बीच में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रही है 7.8%। 7.8% की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये आंकड़ा किसने जारी किया था? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, यानी कि NSO ने। फिर ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको बताना है कि बाकू में आयोजित किए गए ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? यहाँ पर आपको बता दूं ये चैंपियनशिप वैसी ही है जैसे कि हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें भारत के नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। तो एथलेटिक्स के अंदर जो इस बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी वो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित की गई थी। इसी तरीके से हाल ही में बैडमिंटन के अंदर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी वो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आयोजित की गई थी। तो इसी तरीके से अब निशानेबाजी के अंदर भी वर्ल्ड चैंपियनशिप का हाल ही में आयोजन किया गया है। तो सबसे पहली चीज आपसे पूछेंगे कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो क्वेश्चन में ही लिखा है अजरबैजान की राजधानी बाकू के अंदर इस बार की निशानेबाजी की वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है। तो इसमें भारत ने कितने मेडल जीते हैं? इसमें भारत ने कुल 14 मेडल जीते हैं, जिनमें से 6 तो गोल्ड मेडल हैं। सिल्वर मेडल यहाँ पर भारत ने एक भी नहीं जीता है, बाकी 8 यहाँ पर भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 मेडल्स, 6 गोल्ड मेडल्स। यहाँ पर मैंने एक भारत के मशहूर निशानेबाज की फोटो भी लगाई है। अभी आपको पता चल जाएगा कि इनका नाम क्या है और क्यों मैंने इन्हीं की फोटो लगाई है। तो ये आप देख सकते हैं, इस बार के जो वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप हुई है वो अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित की गई। इसकी मेडल टेबल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 1 पर यहाँ चाइना था जिसने 15 गोल्ड मेडल जीते हैं। नंबर 2 पर यूक्रेन था और नंबर 3 पर अपना भारत देश था। भारत के निशानेबाजों ने तीसरा स्थान हासिल किया है। तो यहाँ पर भारत को 6 गोल्ड मेडल मिले हैं, 8 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, इस तरीके से 14 मेडल टोटल। तो इसमें भारत को जो 6 स्वर्ण पदक मिले हैं ये किन्होंने दिलाए हैं? इनमें से आपको सिर्फ एक ही विनर का नाम याद रखना है, क्योंकि बाकी जो अन्य हैं वो सभी भारत को टीम इवेंट्स के अंदर मिले हैं। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो जिन्होंने इंडिविजुअली जीता है और उनका नाम है अमनप्रीत सिंह। जो मैंने अभी आपको फोटो में दिखाई थी वो थे अमनप्रीत सिंह, भारत के मशहूर शूटर हैं। तो इन्होंने मेंस 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। बाकी अगर आपको यहाँ पर देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं भारत को जो टोटल 6 गोल्ड मेडल मिले हैं इनमें सिर्फ अमनप्रीत सिंह ने ही इंडिविजुअली गोल्ड मेडल जीता है, बाकी सभी में टीम इवेंट के अंदर भारत को गोल्ड मिले हैं। तो इनके बारे में एग्जाम के अंदर पूछा नहीं जाएगा। सो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर मैंने इस पर क्वेश्चन भी बना दिया है। आपको बताना है कि बाकू में आयोजित किए गए ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 के अंदर किसने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा अमनप्रीत सिंह। तो इस तरीके से इस बार की जो शूटिंग के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है उसके बारे में आपको सिर्फ इतने ही पॉइंट्स याद रखने हैं, फिर कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो इसी तरीके से जब भी कोई स्पोर्ट इवेंट, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट इवेंट होता है तो उसके बारे में मैं आपको A to Z जो भी एग्जाम के लिए याद रखना है वो मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, ना ही कम और ना ही बहुत ज़्यादा, ताकि एग्जाम में आप
जो भी क्वेश्चन आए उसका आंसर कर पाए। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से राज्य की सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो गृह लक्ष्मी योजना, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, ये घर की जो महिला मुखिया हैं उनके लिए शुरू की गई एक योजना है। तो कर्नाटक की सरकार ने इसको शुरू किया है। तो इसमें क्या होगा, कर्नाटक के अंदर जो भी घरों की महिला मुखिया हैं उनके खातों में डायरेक्टली इसके तहत पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो इसमें प्रावधान है कि 2,000 रुपये हर महीने महिला मुखिया के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, कर्नाटक सरकार ने इसको शुरू किया है, जहां के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया। निम्न में से कौन से राज्य की सरकार ने पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों जैसे स्थानीय निकायों में ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की अनाउंसमेंट की है? तो हाल ही में गुजरात राज्य की सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की अनाउंसमेंट की है। इससे पहले तक जो यहाँ की लोकल बॉडीज हैं उसमें ओबीसी के लिए सिर्फ 10% रिजर्वेशन था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 27% कर दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर है गुजरात, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। फिर ये क्वेश्चन शिखर सम्मेलन के बारे में है। यहाँ पर आपको बताना है कि इस बार 5 से लेकर के 7 सितंबर तक 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कौन से स्थान पर आयोजित किया गया? सबसे पहले मैं आपको आसियान के बारे में बताता हूँ। आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का ये एक संगठन है। तो इस आसियान के अंदर दक्षिण पूर्व एशिया के ही 10 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। इसके मेंबर कंट्रीज की संख्या 10 है। हालांकि 11वां जो मेंबर कंट्री बनेगा उसका डिसीजन ले लिया गया है। 11वां कंट्री जो मेंबर बनेगा उसका नाम है ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर, जिसको तिमोर लेस्ते भी बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और इंटरेस्टिंगली इस बार का जो 43वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ही हुआ है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जकार्ता, इंडोनेशिया। फिर ये क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको बताना है कि 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भले ही आसियान का भारत मेंबर नहीं है, लेकिन भारत और आसियान का एक अलग से सम्मेलन होता है जिसको बोलते हैं आसियान भारत शिखर सम्मेलन। तो इस बार इसका 20वां संस्करण हुआ है। साथ ही आसियान और उसके ऑब्जर्वर जो कंट्रीज हैं उनका पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन होता है और वो उसका 18वां संस्करण इस बार था। तो इन दोनों सम्मेलन के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर आप फोटो के अंदर भी देख सकते हैं। तो पीएम मोदी इसमें हिस्सा लेने के लिए गए थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। अब यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों सम्मेलन आखिर कहाँ पर हुए हैं, तो ये दोनों सम्मेलन वहीं पर हुए हैं जहाँ पर आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है, यानी कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। तो इसके लिए आपको अलग से प्लेस याद नहीं रखना है। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास खोलने की अनाउंसमेंट की है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान ही अनाउंस किया कि जो भारत है वो तिमोर लेस्ते जो कंट्री है, जिसको ईस्ट तिमोर बोला जाता है, और ये आसियान का 11वां मेंबर कंट्री बनेगा। ये अभी मैंने आपको बताया था। तो इस कंट्री में भारत अपनी एक एम्बेसी ओपन करेगा, यानी कि भारत का एक दूतावास खोला जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप इसको मैप के ऊपर भी देख सकते हैं। ये है तिमोर लेस्ते और इसकी जो कैपिटल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है दिल्ली, DILI। ये तिमोर लेस्ते की कैपिटल है जो कि भारत की राजधानी से काफ़ी मिलता है। फिर इसका आंसर बताइए आप क्या होगा? ज्यूरिक डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर आपको गोल्ड मेडल नहीं करना है। अभी भारत ने गोल्ड मेडल नहीं बल्कि रजत पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। आपको बता दूं, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन इसलिए हो सकती है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है और ये इस चैंपियनशिप के इतिहास में ही गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। लेकिन जो अभी ज्यूरिक डायमंड लीग हुई है ये भी एक एथलेटिक्स का टूर्नामेंट था जो कि स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में आयोजित किया गया। तो इसमें नीरज चोपड़ा सेकेंड प्लेस पर आए थे और इसके चलते इनको रजत पदक मिला है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है कि इसी में जो नंबर 1 पर आए थे, नंबर फर्स्ट प्लेस पर, जिनको गोल्ड मेडल मिला है वो कौन है? तो वो चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी हैं जिनका नाम कुछ जैकब करके है। तो उन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। भारत ने एक राष्ट्र एक चुनाव की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो भारत में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा करने के लिए, यानी कि क्या भारत में ये किया जा सकता भी है कि नहीं कि एक साथ लोकसभा के इलेक्शंस भी हों, राज्यसभा के इलेक्शंस भी हों, नगर पालिका और पंचायतों के इलेक्शंस भी एक साथ हों। तो इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई है, हाई लेवल कमेटी, जिसमें टोटल 8 मेंबर्स होंगे और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो भारत के जो 14वें राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनको इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसमें आपको बताना है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण यानी कि एयर, कितनी क्लीन एयर है किसी भी शहर में, उसके आधार पर ये सर्वेक्षण किया गया था और उस हाल ही में जो विजेता है उनको सम्मानित किया गया। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में जो भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर, उसी को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी पहला स्थान मिला है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको पहले स्थान पर रखा गया। यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में सारी चीज़ें दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में जो अवार्ड्स दिए गए हैं उसमें 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में इंदौर जो है वो नंबर 1 पर है। सेकेंड प्लेस पर इसी में आगरा है, थर्ड प्लेस पर थाड़े है। 3 से लेकर के 10 लाख तक की आबादी की जो दूसरी कैटेगरी है उसमें अमरावती नंबर 1 पर है, मुरादाबाद सेकेंड पर है और गुंटूर थर्ड पर है। इसी तरीके से 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में परवाडू जो शहर है वो नंबर 1 पर है। तो इन दोनों में आपको नंबर 1 याद रखना है सिर्फ, और जो 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर हैं इसमें आपको तीनों याद रखने हैं। निम्न में से कौन से देश ने पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी होगा कि ये हॉकी 5S क्या है। हॉकी 5S, तो आपने जैसे क्रिकेट का मैं उदाहरण देता हूँ। क्रिकेट में आप जानते हैं ओडीआई फॉर्मेट होता है, टेस्ट फॉर्मेट होता है, इसी तरीके से T20 होता है। T20 जो है वो सबसे छोटा फॉर्मेट है क्रिकेट का। तो इसी तरीके से हॉकी के अंदर भी ये सबसे छोटा फॉर्मेट है, हॉकी 5S इसको बोलते हैं, और ये काफ़ी जल्दी समाप्त हो जाता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। इसमें सिर्फ 5-5 खिलाड़ी ही होते हैं। नॉर्मल हॉकी में आप जानते हैं 11-11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन हॉकी 5S के अंदर दोनों ही टीमों के 5-5 खिलाड़ी एक बार में फील्ड में होते हैं। तो ये पहली बार इसका एशिया कप हाल ही में हुआ है और ये एशिया कप आयोजित किया गया था ओमान में। ओमान के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ओमान ने इसको होस्ट किया है। ओमान के अंदर एक जगह है सलाला, तो वहीं पर इसका आयोजन किया गया। अब इसको जीता किसने है? तो इसको अपने भारत देश ने जीत लिया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये इसका पेनाल्टी शूट आउट तक गया था ये मैच, और पेनाल्टी शूट आउट में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था। तो इस तरीके से भारत ने पहली बार हुए इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। यहाँ पर आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बता दूं कि इस एशिया कप को जीतते ही जो भारत है वो नेक्स्ट ईयर 2024 के अंदर जो इसका वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो हॉकी 5S का तो हाल ही में एशिया कप ही हुआ है, लेकिन 2024 में इसका वर्ल्ड कप भी आयोजित किया जाएगा जो कि पहली बार होगा। तो इस वर्ल्ड कप के अंदर, ये वर्ल्ड कप वैसे कहाँ पर होगा? ये ओमान कंट्री के अंदर होगा जहाँ पर एशिया कप हुआ है। ओमान के मस्कट शहर को इसके लिए चुना गया है। तो ओमान के मस्कट में 2024 के अंदर इसका वर्ल्ड कप खेला जाएगा और उसके लिए भारत की टीम ने क्वालिफाई कर लिया है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इस टूर्नामेंट के बारे में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। एग्जाम में आपसे जो भी पूछा जा सकता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने विस्तारा और किस एयरलाइंस के विलय को मंजूरी दे दी है? तो भारत में 2 एयरलाइंस का मर्जर होने वाला है, एक है विस्तारा एयरलाइंस और दूसरी है एयर इंडिया। तो एक्चुअल में क्या होगा, मर्जर के बाद ये एयर इंडिया ही रहेगी, यानी कि विस्तारा एयरलाइंस का जो मर्जर है वो एयर इंडिया में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 पर लगे किस उपकरण ने चंद्रमा की सतह पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है? तो इसका क्या आंसर होगा? अगर आपने मेरी चंद्रयान 3 वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको चंद्रयान 3 के ऊपर जो भी उपकरण लगाए गए हैं उन सभी के बारे में बताया था। इसी तरीके से चंद्रयान 3 के रोवर के ऊपर 2 पेलोड लगाए गए थे, जिनमें से एक था लिब्स, LIBS, जिसका मतलब है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये लेजर किरणों का इस्तेमाल करके वहां पर एलिमेंट्स को डिटेक्ट कर सकता था
और इसने वहाँ पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ पर लगाया गया था? ये रोवर के ऊपर माउंट किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर आप जो ग्राफ देख रहे हैं इसको इसरो ने रिलीज किया था और ये जो डेटा है ये लिप्स उपकरण का ही डेटा है। तो इसमें यही दिखाया गया है कि कौन कौन से एलिमेंट्स को इसने डिटेक्ट किया था। इसमें ऑक्सीजन भी शामिल है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि चंद्रयान 3 के रिजल्ट्स क्या रहे हैं। चंद्रयान 3 तो अब सक्सेसफुल हो चुका है, तो इससे जो रिजल्ट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, वही मैं आपको बताता हूँ। तो बस आपको 3-4 पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ये है कि चासते नाम का एक उपकरण लगाया गया था लैंडर के ऊपर, और इस उपकरण ने वहाँ पर क्यों इसको लगाया गया था? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो इसने जब टेम्परेचर वहाँ पर मेजर किया तो चंद्रमा की जो सरफेस है, सरफेस का तो टेम्परेचर यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड आया, लेकिन 8 सेंटीमीटर अंदर जाने पर ही जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड कम होकर के हो गया -10 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि सरफेस का जो टेम्परेचर था वो तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन 8 सेंटीमीटर नीचे जाने के बाद, ड्रिल करने के बाद, अंदर का जो टेम्परेचर था वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया गया है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि जो प्रज्ञान रोवर है इसने वहाँ पर सल्फर की पुष्टि की है, और इसने और भी कई सारे एलिमेंट्स डिटेक्ट किए हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की खोज अभी भी जारी है। फिर इसके बाद इसरो ने एक और डेटा रिलीज किया जो कि था रंभा पेलोड का। रंभा नाम का जो उपकरण है ये लगाया गया था लैंडर के ऊपर। तो इसका काम था वहाँ पर प्लाज्मा डेंसिटी को मेजर करना, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की मौजूदगी का पता लगाना। तो इसने यहाँ पर डिटेक्ट किया है कि वहाँ पर लो प्लाज्मा डेंसिटी है। लो प्लाज्मा वहाँ पर डेंसिटी पाई गई है। केवल आप देख सकते हैं 1 मीटर क्यूब में, पर मीटर क्यूब में 5 से लेकर के 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स पाए गए हैं। फिर इसके बाद आगे देखते हैं डेटा फ्रॉम इल्सा। इल्सा नाम का जो उपकरण है ये भी चंद्रयान 3 के लैंडर के ऊपर ही लगाया गया था, और इसका काम था वहाँ पर भूकंपीय गतिविधियों का मापन करना। और इसने, आप देख सकते हैं, 26 अगस्त के दिन एक सस्पेक्टेड नेचुरल इवेंट को नोटिस किया, क्योंकि वहाँ पर वाइब्रेशंस देखे गए जिसको इसने मेजर किया। और हो सकता है ये, जिस तरीके से धरती पर भूकंप आते हैं ऐसे ही चंद्रमा पर मून क्वेक भी हो सकता है। हालांकि अभी इसको एनालिसिस करना बाकी है। तो ये आपको याद रखना है इन सभी पॉइंट्स के बारे में। अब आगे देखते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को 8वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार का जो 8वां एडिशन हाल ही में अनाउंस किया गया है, ये दिया गया है डॉक्टर पी.वी. सत्यनारायण को। डॉक्टर पी.वी. सत्यनारायण जो हैं, इन्होंने भारत के कृषि क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है, क्योंकि इन्होंने चावल की ऐसी किस्में विकसित करने में अपना योगदान दिया है जो कि ज़्यादा उपज देती हैं। तो डॉक्टर पी.वी. सत्यनारायण को इस बार का 8वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। इसमें 2 लाख रुपए और यहाँ पर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। फिर ये क्वेश्चन स्पेस से है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो ने आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया है? तो आदित्य L1 मिशन क्या है? ये सन को स्टडी करने के लिए, सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला मिशन है। तो हाल ही में इसको 2 सितंबर को इसरो ने लॉन्च कर दिया है। अब इस मिशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यही आपको याद रखनी है कि इसको 2 सितंबर को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट इस्तेमाल किया गया है उस रॉकेट का नाम है PSLV XL-C57। PSLV XL-C57। इस स्पेसक्राफ्ट का मास कितना है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका कुल द्रव्यमान है 1475 किलोग्राम। तो ये इस तरीके का आदित्य L1 का सैटेलाइट दिखता है और इसका वजन 1475 किलोग्राम है। इसके ऊपर टोटल 7 पेलोड लगाए गए हैं, यानी कि 7 अलग अलग उपकरण लगाए गए हैं जो कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए लगाए गए हैं। इसके बाद मिशन ड्यूरेशन की बात करें तो ये जो मिशन है ये 5 साल के लिए प्लान किया गया है। 5 सालों तक ये सन की स्टडी करेगा। ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि भारत का पहला मिशन है जो कि सन की स्टडी के लिए डेडिकेटेड है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? लाग्रांज पॉइंट 1 है एक, धरती और सूर्य के बीच में एक पॉइंट है जिसका नाम है लाग्रांज पॉइंट, और ये धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। तो वहीं पर ले जाकर के इसको स्थापित कर दिया जाएगा और वहां पर ये एक हॉलो ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा और वहीं से ये सूर्य का अध्ययन करेगा।
तो ये सूर्य के बिल्कुल करीब नहीं जाएगा, इसको धरती से ही 15 लाख किलोमीटर डिस्टेंस पर रखा गया है और वहीं से ये सूर्य का अध्ययन करेगा। इसके अलावा जो आदित्य L1 मिशन है ये क्या स्टडी करेगा, तो ये सूर्य के सोलर एटमॉस्फेयर का अध्ययन करेगा, यानी कि सूर्य का जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में जानकारी जुटाएगा। इसके अलावा जो सूर्य के ऊपर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आते हैं, यानी कि जो तूफान आते हैं वहां पर, जो कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड के जरिए धरती को ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनके बारे में भी अध्ययन करेगा और ये किस तरीके से धरती को इम्पैक्ट करता है उसके बारे में ये जानकारी जुटाएगा। अब यहाँ पर ये जो पिक्चर है इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये है लाग्रांज पॉइंट 1। इसी तरीके से और भी लाग्रांज पॉइंट्स हैं, लेकिन जो आदित्य L1 मिशन है उसको लाग्रांज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर इस पॉइंट पर एक हॉलो ऑर्बिट है और उसी हॉलो ऑर्बिट में ये चक्कर लगाता रहेगा और वहीं से ये सूर्य का अध्ययन करेगा। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि ये जो लाग्रांज पॉइंट 1 है ये धरती से कितना दूर है। ये धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर, यानी कि हिंदी में बोले तो 15 लाख किलोमीटर दूर है। निम्न में से कौन से देश ने हीरो किम कुन ओके नामक अपनी पहली परिचालन सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का बेसिकली मतलब ये है कि किसी कंट्री ने हाल ही में एक पनडुब्बी लॉन्च की है, एक सबमरीन लॉन्च की है जो कि न्यूक्लियर सबमरीन है, यानी कि न्यूक्लियर मिसाइल भी इस सबमरीन से फायर की जा सकती है। तो आपको बताना है कि इसको किसने लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया है उत्तर कोरिया ने, जहाँ के तानाशाह हैं किम जोंग उन। तो वहाँ के एक ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर इन्होंने इस पनडुब्बी को नाम दिया है हीरो किम कुन ओके। तो ये एक न्यूक्लियर सबमरीन है, यानी कि ये पानी के अंदर रहते हुए ही न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर कर सकती है। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है। तो अच्छे पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक हर साल सितंबर महीने के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 से लेकर के 7 सितंबर के बीच में। 1 से लेकर के 7 सितंबर तक क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 कौन से स्थान पर आयोजित किया गया। क्लाइमेट फुटबॉल कप जो है ये, जैसा कि इसके आप नाम से समझ सकते हैं, ये फुटबॉल का एक टूर्नामेंट था जो कि हाल ही में लेह लद्दाख के अंदर आयोजित किया गया। लद्दाख की कैपिटल लेह में इसका आयोजन किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पर था क्योंकि लद्दाख में हुआ है, तो 11,000 फीट की ऊंचाई पर ये क्लाइमेट फुटबॉल कप जो है फुटबॉल का टूर्नामेंट आयोजित किया गया। ये लद्दाख में पहला प्रोफेशनल फुटबॉल का टूर्नामेंट था। लद्दाख के जो इस समय उपराज्यपाल हैं उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर, यानी कि R.K. माथुर। निम्न में से कौन से राज्य के चोखुवा चावल को यानी कि मैजिक राइस को हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग यानी कि GI टैग दिया गया है। तो चोखुवा चावल जो है, जिसको मैजिक राइस भी कहा जाता है, ये काफ़ी चिपचिपा होता है और ये असम राज्य के अंदर खाया जाता है। तो हाल ही में इसको GI टैग दे दिया गया है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा। इसी तरीके से हाल ही में और भी कई सारे प्रोडक्शन जिनको GI टैग दिया गया है, तो रिलेटेड क्वेश्चंस के जरिए हम उनको देख लेते हैं। निम्न में से कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग दिया गया है। तो इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि भद्रवाह आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में है, रामबन भी जम्मू कश्मीर में है। तो भद्रवाह के राजमा और रामबन के सुलाई शहद को हाल ही में GI टैग दे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। तो भद्रवाह राजमा यहाँ पर आप देख सकते हैं, रामबन की सुलाई शहद इसको हाल ही में GI टैग मिल गया है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को हाल ही में GI टैग दिया गया है। तो कोरापुट काला जीरा चावल जो है ये, पहले तो कोरापुट आप जानिए, कोरापुट जो है ये ओडिशा राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर जो काला जीरा चावल उगाया जाता है इसी को हाल ही में GI टैग दे दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। काला जीरा चावल जो है यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं और इसको ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि आप जीरा तो जानते हैं काला होता है, तो उसी के जैसा ये दिखता है, इसी कारण से इसका नाम है काला जीरा चावल। तो ओडिशा राज्य के इस प्रोडक्ट को GI टैग दे दिया गया है। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन पटनायक। G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में सभी तरह की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो G20 समिट के बारे में सारी जानकारी प्रदान करने के लिए भारत ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था G20 इंडिया। क्योंकि 2023 में भारत इसका मेजबान था, इसी कारण से मोबाइल ऐप को नाम दिया गया था G20 इंडिया। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन आप देखिए, इस बार के क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में है। आपको बताना है कि आगामी ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है।
तो इस बार का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि ये भारत के अंदर आयोजित किया जाना है। भारत के अंदर ये होगा और इसमें टोटल 10 टीमें होंगी जिनमें भारत भी है। तो भारत की टीम के कैप्टन बनेंगे रोहित शर्मा। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। रोहित शर्मा तो कैप्टन होंगे, वाइस कैप्टन कौन होगा? हार्दिक पांड्या। तो इनका नाम भी याद रखिए। तो आइए इसके बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि ये साल 2023 के अंदर भारत के अंदर होने वाला शायद सबसे इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट यही है। तो अभी ये होने वाला है, 5 अक्टूबर से शुरू होगा और 19 नवंबर तक चलेगा। ये इस बार क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण है, जो कि ओडीआई फॉर्मेट का वर्ल्ड कप है। होस्ट इंडिया है, मैंने आपको बता दिया है। भारत के कई सारे शहरों में ये होगा। इसमें टोटल टीमों की बात करें तो 10 टीमें हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। टोटल कितने मैच खेले जाएंगे? तो 48 मैच खेले जाएंगे। ऑफिशियल एंथम जो जारी किया गया था उसका नाम है दिल जश्न बोले। दिल जश्न बोले ये इसका ऑफिशियल एंथम है। तो अभी आगे देखते हैं। फिर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट्स कार्ड्स 2023 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को क्या रेटिंग दी गई है? तो अभी आप जानते हैं भारत की जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो इनको हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट्स कार्ड्स 2023 में A+ रेटिंग दी गई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। टोटल 3 दुनिया के गवर्नर्स को यहाँ पर A+ रेटिंग दी गई है। एक तो उसमें स्विट्जरलैंड के हैं और एक हैं वियतनाम कंट्री के और एक हैं अपने भारत देश के, यानी कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। 1 सितंबर 2023 को डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने आईएनएस महेंद्रगिरी फ्रिगेट को कौन से स्थान पर लॉन्च किया है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना होगा डॉक्टर सुदेश धनखड़ कौन है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर जगदीप धनखड़, उन्हीं की ये वाइफ हैं और इन्होंने ही हाल ही में 1 सितंबर के दिन आईएनएस महेंद्रगिरी, जो भारत का एक फ्रिगेट जहाज है, इसको मुंबई के अंदर लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से आप एक और चीज गेस कर सकते हैं कि इस जहाज को किसने बनाया है। तो इसको बनाया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने, जो कि मुंबई में स्थित एक शिपयार्ड है। इसी ने इसको बनाया है और मुंबई में ही इसको लॉन्च किया गया। अब आईएनएस विंध्यगिरी जो फ्रिगेट जहाज है, ये नीलगिरी श्रेणी के अंदर, यानी कि जो प्रोजेक्ट 17A भी बोलते हैं जिसको, उसके अंतर्गत बनाया गया ये 7वां और आखिरी जहाज है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स श्रृंखला के तहत बनाया गया है। इसी को प्रोजेक्ट 17A के नाम से भी जाना जाता है और इस प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना के लिए टोटल 7 गाइडेड फ्रिगेट जहाज बना करके दिए जाएंगे। इनमें से 4 जहाज़ों को बनाने का काम दिया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को, जो कि मुंबई में है, और 3 जहाज़ों को बनाने का काम कोलकाता में स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को दिया गया है। यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि आईएनएस महेंद्रगिरी जो है, इसको हाल ही में 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। इसी तरीके से पिछले महीने अगर आपने अगस्त महीने वाली वीडियो देखी हो तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था आईएनएस विंध्यगिरी के बारे में। तो उसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अगस्त 2023 को लॉन्च किया था। लेकिन अभी जो आईएनएस विंध्यगिरी है, इसको डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने मुंबई में लॉन्च किया है। तो ऐसे ही आपको इन सभी को रिलेट करके याद रखना है, डेफिनेटली आपको याद रहेगा। फिर ये क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी कि एफटीआईआई के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो एफटीआईआई यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है और ये भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो हाल ही में इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं आर माधवन। भारत के मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्माता आर माधवन एफटीआईआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इनसे पहले शेखर कपूर थे, लेकिन अब वो रिटायर हो गए हैं। उनकी जगह पर आर माधवन को बना दिया गया है। आर माधवन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, और रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट जो फिल्म थी, उसको इस बार के नेशनल फिल्म अवार्ड्स के अंदर बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड भी दिया गया था। ये बात भी याद रखिएगा। 1 से लेकर के 3 सितंबर तक मुद्रा उत्सव 2023 कौन से स्थान पर आयोजित किया गया। तो मुद्रा उत्सव 2023 दिल्ली मुद्रा उत्सव 2023 नाम से हाल ही में एक उत्सव हुआ है, जो कि नई दिल्ली में 1 से लेकर के 3 सितंबर तक आयोजन किया गया था। और जाहिर है कि यहाँ पर कॉइन्स को प्रदर्शित किया गया। भारत में काफ़ी सालों पुराने जो कॉइन्स रिलीज किए गए थे, उनको यहाँ पर दिखाया गया। तो इसको आयोजित किसने किया था? दिल्ली कॉइन सोसाइटी ने इसको आयोजित किया था। जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस किस दिन मनाया गया है। तो ये दिवस पहली बार मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस सहयोग के लिए। ये दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा अब से हर साल। तो पहली बार ये मनाया गया है 7 सितंबर 2023 को।
आपको बता दूं कि 7 सितंबर को इसलिए चुना गया है क्योंकि इसी दिन 1923 के अंदर इंटरपोल की स्थापना होती है। इंटरपोल की स्थापना हुई थी 1923 में और इस साल इसको 100 साल कंप्लीट हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इंटरपोल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और ये दुनिया भर की कंट्रीज के बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस सहयोग के लिए काम करता है। तो इसी के स्थापना दिन को अब से हर साल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। यहाँ पर आप इसकी थीम देख सकते हैं। इसकी थीम रखी गई है वुमेन इन पुलिसिंग, यानी कि पुलिस में महिलाओं की भागीदारी पर यह केंद्रित था। यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि जो इंटरपोल संस्था है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं। सबसे पहले 2 सितंबर, तो 2 सितंबर को मनाया गया विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे। 5 सितंबर को 2 होते हैं, एक तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भारत में होता है, नेशनल टीचर्स डे, जो कि आप जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन होता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, ये मदर टेरेसा की स्मृति में मनाया जाता है और इस बार की इसकी थीम रखी गई है ग्लोबल सॉलिडेरिटी टू इरेडिकेट पॉवर्टी। फिर 7 सितंबर को भी अब 2 इंपॉर्टेंट डेज हैं। एक तो पहले से ही मनाया जाता है नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, ये भी अब से 7 सितंबर को ही मनाया जाएगा। ये जो इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर है इसकी थीम रखी गई है टुगेदर फॉर क्लीन एयर, और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस की थीम मैंने आपको बताई दी है वुमेन इन पुलिसिंग। आरबीआई ने उपयोगकर्ताओं को विभिन्न बैंकों में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए कौन सा केंद्रीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उद्गम पोर्टल। तो उद्गम पोर्टल है, इसको हाल ही में आरबीआई ने लॉन्च किया है और इसका फुल फॉर्म भी है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। यानी कि जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स होते हैं, जो लावारिस जमा राशि होती है, उनको यहाँ से सर्च किया जा सकता है और फिर उसको वापस पुनर्प्राप्ति के लिए भी यहाँ पर उपाय किया जा सकता है। तो उद्गम नाम का जो पोर्टल है ये आरबीआई ने लॉन्च किया है लावारिस जमा राशि का पता लगाने के लिए और उसको अपने बैंक अकाउंट के अंदर पुनर्प्राप्ति के लिए। तो ये आपको याद रखना है, आरबीआई ने लॉन्च किया है, इसका नाम है उद्गम। टाइम्स स्क्वायर पर गाना लॉन्च करने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बन गई है। तो टाइम्स स्क्वायर के बारे में आपको पता होगा, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर है और यहाँ पर गाना लॉन्च करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है द वैक्सीन वार। द वैक्सीन वार नाम की ये जो फिल्म है ये डॉक्टर विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित है, यानी कि इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर विवेक अग्निहोत्री, जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स भी बनाई थी। तो इन्हीं की ये फिल्म है और इसका एक गाना है सृष्टि से पहले, उसी को हाल ही में टाइम्स स्क्वायर पर लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन अंतरिक्ष जगत से है और वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि जापान के पहले चंद्र लैंडर मिशन का क्या नाम है, जिसको 6 सितंबर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो जिस तरीके से भारत ने अपना चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था, उसी तरीके से जापान ने हाल ही में अपना पहला मून लैंडर मिशन लॉन्च किया है, यानी कि इसमें इस तरीके का एक लैंडर भेजा गया है जो कि चंद्रमा पर लैंड करेगा। तो जापान के पहले मून लैंडर मिशन का क्या नाम है, इसका नाम रखा गया है SLIM, यानी कि स्लिम। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देखिए राइट साइड में आपको ये जो रॉकेट दिखाई दे रहा है, इस रॉकेट का नाम है H2A202। H2A202 इसके बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी से स्लिम मिशन को भी हाल ही में लॉन्च किया गया है और इसी रॉकेट के जरिए एक और मिशन को भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एक्सरिज्म। तो इन दोनों ही मिशन को H2A202 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। जो जिस तरीके से भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, उसी तरीके से जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA, यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो उसी ने हाल ही में इस रॉकेट के जरिए एक साथ 2 मिशन को लॉन्च कर दिया है 6 सितंबर 2023 को। पहला मिशन है स्लिम मिशन, जो कि जापान का पहला मून लैंडर मिशन है। तो इसमें एक लैंडर भेजा गया है जिसका नाम है स्लिम, यानी कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, यानी कि चंद्रमा को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए ये एक स्मार्ट लैंडर है। और दूसरा, इसमें 2 रोवर भेजे गए हैं। भारत के चंद्रयान 3 में आपको बताया 1 रोवर भेजा गया था, लेकिन इसमें 2 रोवर हैं। एक तो मेन रोवर है जिसका नाम है लूनर एक्सकर्शन व्हीकल 1 LEV-1, और इसी तरीके से जो दूसरा रोवर है ये काफ़ी छोटा है, ये टेनिस बॉल के साइज का है और बॉल के जैसा ही ये दिखता भी है।
इसकी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई क्योंकि ये जो रोवर है, ये चंद्रमा पर जब इसको छोड़ा जाएगा तो वहाँ पर ये अपनी शेप भी बदल सकता है। लूनर एक्सकर्शन व्हीकल 2 इसको नाम दिया गया है, यानी कि LEV-2। और इसको एक यूनिवर्सिटी ने साथ ही में टॉमी नाम की एक खिलौना बनाने वाली कंपनी ने मिलकर के बनाया है। तो ये खिलौने से प्रेरित है ये रोवर, जिसको स्लिम मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो स्लिम मिशन है, इसको चंद्रमा तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लगेगा। ये अगले साल की शुरुआत में ये चांद पर लैंड करने की कोशिश करेगा। फिर इसके अलावा इसी रॉकेट के जरिए मैंने आपको बताया एक और मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एक्सरिज्म। इसका मतलब है एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन। तो ये एक तरीके का टेलीस्कोप है जिसको नासा और जक्सा यानी कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी और जापान की स्पेस एजेंसी ने मिलकर के तैयार किया है और इसको अभी लॉन्च किया गया। तो इसको मैं क्वेश्चन के जरिए आपको बताता हूँ तो आपको समझने में भी आसानी होगी। यहाँ पर देखिए अगला सवाल इसके बारे में है, एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन यानी कि एक्सरिज्म को कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में लॉन्च किया है। तो एक्सरिज्म मैंने आपको बताया कि इसमें एक तो जक्सा इन्वॉल्व है यानी कि जापान की स्पेस एजेंसी, और दूसरी है नासा। तो हाल ही में जक्सा ने इसको लॉन्च कर दिया है। सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो मैंने आपको बताया ये एक तरह का टेलीस्कोप है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये ब्रह्मांड का अध्ययन करेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि ब्रह्मांड जो है वो कैसे बना, डार्क मैटर के बारे में भी ये पता लगाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर है जक्सा यानी कि जापान की स्पेस एजेंसी। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट में देना है कि नासा और इसरो, भारत की स्पेस एजेंसी और नासा, इन दोनों का एक ज्वाइंट मिशन है जो कि जल्दी लॉन्च होने वाला है। आपको बताना है कि उसका क्या नाम है, उस ज्वाइंट मिशन का क्या नाम है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने निम्न में से किस दिन को बंगाल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। तो पश्चिम बंगाल राज्य की जो विधानसभा है उसने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके तहत जो पंजाबी नववर्ष होता है, जिसको पोइला बैसाख के नाम से भी जाना जाता है, उसको अब से यहाँ पर बंगाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये दिन जो फिक्स किया गया है वो है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को अब से बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में बंगाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कौन से राज्य से संबंधित है। तो ये योजना पहले ही लॉन्च की गई थी लेकिन हाल ही में ये न्यूज़ में है। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है ये यूपी सरकार की योजना है और इसके तहत क्या होता है, जो यहाँ पर गरीब परिवारों की लड़कियां हैं उनको पढ़ाई के लिए, उनके जन्म से लेकर के पढ़ाई तक के खर्चे के लिए 15,000 रुपये दिए जाते हैं। 15,000 रुपये। और अब इस अमाउंट को बढ़ा करके 25,000 रुपये किया जाएगा, 25,000। और यही हाल ही में न्यूज़ थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया है कि अगले वित्त वर्ष से इस योजना में 25,000 रुपये दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, असम के किस डॉक्टर को हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में चुना गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और ये फिलीपींस की सरकार देती है। तो इस बार का जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये टोटल 4 लोगों को दिया गया है, जिनमें से एक भारतीय भी हैं और इनका नाम है डॉक्टर आर रवि कन्नन। डॉक्टर आर रवि कन्नन ये असम के डॉक्टर हैं और इन्होंने असम में कैंसर के इलाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके चलते ही इनको ये सम्मान मिला है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023। तो मैंने आपको बताया कि इस बार का जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये टोटल 4 व्यक्तियों को दिया गया है। इनमें से एक तो है भारत के आर रवि कन्नन, दूसरे हैं तिमोर लेस्ते कंट्री के यूजीनियो लेमोस, और तीसरी है एक महिला है जिनका नाम है मिरियम कोरोनेल फेरर, ये है फिलीपींस कंट्री की, तो इनको भी ये सम्मान दिया जाएगा। और कौरवी रक्षंद ये है बांग्लादेश से, पड़ोसी देश बांग्लादेश, तो यहाँ के भी कौरवी रक्षंद को चुना गया है। 4 सितंबर 2023 को शातो किलमन ने कौन से देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो शातो किलमन जो है यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये हाल ही में जो वानुवतु कंट्री है यहाँ पर आप इस कंट्री को देख सकते हैं, इसका नाम है वानुवतु और ये पड़ता है प्रशांत महासागर के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये एक आइलैंड कंट्री है जो कि 80 से भी ज़्यादा छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। तो वानुअतु जो कंट्री है यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शातो किलमन। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। वानुअतु की जो राजधानी है उसका नाम है पोर्ट विला। पोर्ट विला यहाँ की राजधानी है।
फिर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2022 में कौन से शहर ने राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार जीता है। यहाँ पर आप देखिए हाल ही में स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2022 के विजेताओं की अनाउंसमेंट की गई है। तो इसमें कई सारी कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया है, लेकिन आपको सिर्फ 3 कैटेगरी याद रखनी है। पहला है राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार, यानी कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो स्मार्ट सिटी पुरस्कार दिया गया है, इसमें नंबर 1 प्राइज मिला है इंदौर को, सेकेंड प्राइज मिला है सूरत को और थर्ड प्राइज मिला है आगरा शहर को। यूटी अवार्ड की बात करें यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में, तो चंडीगढ़ को यह पुरस्कार मिला है। और राज्य स्तर के पुरस्कार की बात करें तो राज्य पुरस्कार मिला है, फर्स्ट प्राइज मिला है मध्य प्रदेश को, सेकंड तमिलनाडु को और थर्ड में राजस्थान और यूपी दोनों है। तो अब हम क्वेश्चन पर वापस आते हैं। यहाँ पर यही पूछा गया था कि राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार किसको मिला है, तो हमारा आंसर है इंदौर। ब्रिटेन के किस शहर ने हाल ही में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। तो ब्रिटेन का एक शहर है जो कि इस कंट्री का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसका नाम है बर्मिंघम। यहाँ पर 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुए थे। तो ये शहर जो है इसने हाल ही में खुद को दिवालिया यानी कि बैंकरप्ट घोषित कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। और यही देखते हुए शहर के अंदर जो भी आवश्यक सेवाएं हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी खर्चों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान के लिए किस संस्थान को केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी 2021-22 से सम्मानित किया गया है। तो बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए हाल ही में असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल, जो कि नागालैंड के सोखोवी में है, ये, और इसी को हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी 2021-22 दिया गया है एज ए बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 फार्मूला 1 का खिताब किसने जीत लिया है। तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जो है ये एक फार्मूला 1 रेस थी जो कि हाल ही में इटली के अंदर ही आयोजित की गई है। तो इसको जीत लिया है मैक्स वर्स्तापन ने। और मैक्स वर्स्तापन के इस रेस को जीतते ही 2 इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड बने हैं। पहला तो यह है कि जो मैक्स वर्स्तापन है ये लगातार 10 रेस जीतने का ये इनका रिकॉर्ड बना है, क्योंकि इससे पहले सेबेस्टियन वेटल ने रिकॉर्ड बनाया था 2009 में। उन्होंने टोटल लगातार 9 रेस जीती थी, लेकिन अब उनके रिकॉर्ड को भी तोड़ करके मैक्स वर्स्तापन लगातार 10 रेस जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और दूसरा रिकॉर्ड ये है वो बनाया है रेड बुल ने। रेड बुल जो कंपनी है, रेड बुल कंस्ट्रक्टर जो है, इसी के लिए मैक्स वर्स्तापन ड्राइव करते हैं। तो रेड बुल ने रिकॉर्ड ये बनाया है कि इसके खिलाड़ियों ने लगातार 15 रेसेस जीती हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड फरारी के नाम पर था, लेकिन अब रेड बुल के नाम ये हो गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस साल 2023 में अभी तक जो भी फार्मूला 1 रेस हुई है उन सभी के विनर्स मैंने लिख दिए हैं। इसमें से सिर्फ 2 को अगर हम छोड़ दें, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, तो बाकी जो रेसेस हैं उन सभी को मैक्स वर्स्तापन ने ही जीता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार 10 रेसेस मैक्स वर्स्तापन ने जीती है और उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। फिर ये क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम के बारे में है। आपको बताना है कि भारत सरकार ने 1 सितंबर 2023 से कौन से राज्य के अंदर इनवाइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार का शुभारंभ किया है। तो मेरा बिल मेरा अधिकार, इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये देश के नागरिकों को अपनी खरीद पर, कुछ भी वो खरीदते हैं तो उसका बिल मांगने के लिए, जो सेलर है उससे बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया है। तो इसमें क्या होगा, एक पोर्टल विकसित किया गया है जिसके ऊपर आप अगर कोई भी सामान लेते हैं और उसका बिल मिलता है तो आप उस बिल को उस पोर्टल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं और फिर लकी ड्रा के जरिए बाद में विनर का उन्हीं में से किसी का चयन किया जाएगा और उनको लाखों के प्राइसेस मिलेंगे। तो हाल ही में 1 सितंबर 2023 को इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है और अभी शुरुआत में ये योजना जो है असम के अंदर, गुजरात के अंदर, हरियाणा के अंदर, इसके अलावा 2 यूनियन टेरिटरीज भी हैं, एक तो पुदुचेरी और दूसरा दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव, इन सब के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी इसको शुरू किया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नासा के क्रू 7 मिशन के अंतर्गत कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया। तो नासा का क्रू 7 मिशन हाल ही में लॉन्च किया गया था और आप जानते हैं कि समय समय पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाता है। तो अभी क्रू 7 मिशन के अंतर्गत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचाया गया। ये चारों लोग अलग अलग कंट्रीज के थे। यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि इस नासा के क्रू 7 मिशन को लॉन्च करने के लिए कौन सा रॉकेट इस्तेमाल किया गया था। तो स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है उसी के जरिए इस मिशन को हाल ही में लॉन्च किया गया है। डूरंड कप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब कौन सी टीम ने जीत लिया है। तो डूरंड कप के बारे में आप जानते हैं, ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और हाल ही में
इसको जीत लिया है मोहन बागान एसजी ने। मोहन बागान एसजी, सो आंसर है ऑप्शन सी। इसने फाइनल में ईस्ट बंगाल क्लब को हरा दिया है। अब आइए देखते हैं इस बार के डूरंड कप के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इस बार इसका 132वां संस्करण था, जो कि भारत में 3 अलग अलग शहरों में आयोजित किया गया। एक तो कोलकाता, और इसके अलावा असम के 2 शहर थे, गुवाहाटी और कोकराझार। तो 3 शहरों में इसका आयोजन किया गया है और इसको जीता है मोहन बागान ने। इसने 17वीं बार ये टाइटल जीता है और फाइनल में इसने हराया है ईस्ट बंगाल को। फिर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 4 सितंबर 2023 को कौन से बंदरगाह के अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम का जो पोर्ट है उसके इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का हाल ही में उद्घाटन किया गया है, यानी कि यहाँ से घरेलू और इंटरनेशनल क्रूज सर्विसेज जो हैं वो संचालित की जा सकती है। निम्न में से कौन से राज्य की सरकार ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री सबल योजना शुरू की है। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री सबल योजना का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री सबल योजना को हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में शुरू किया है। भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम ने कौन से देश के अंदर राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। तो थर्मन षणमुगरत्नम जो है ये भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं और इनको हाल ही में सिंगापुर कंट्री का राष्ट्रपति चुना गया है और अब तो इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में वहां पर शपथ भी ले ली है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सिंगापुर में जो राष्ट्रपति हैं वो भारतीय मूल के व्यक्ति को बनाया गया है, जिनका नाम है थर्मन षणमुगरत्नम। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा। अब इसी वीडियो पर आधारित मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जापान के पहले मून लैंडर मिशन का क्या नाम है, और सेकंड क्वेश्चन है कि जो 43वां आसियान शिखर सम्मेलन हाल ही में हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप बताइएगा, और अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है तो ये 2 क्वेश्चंस के आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो फाइनली हम लोगों ने सितंबर महीने के फर्स्ट वीक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को बहुत ही बेहतर तरीके से कवर कर लिया है। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कॉन्फिडेंटली उसका राइट आंसर कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। यहाँ पर आपको अपना फीडबैक जरूर देना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जीएस सेक्शन में, और यहाँ से आप करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं। आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं करंट अफेयर्स में, वो भी बहुत ही कम समय देकर। तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। हम लोग इसी तरीके से किसी अन्य वीडियो के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।